हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन रावत आपके सामने हाजिर हूँ टेंस का अगला वीडियो लेके। तो दो वीडियो हम पढ़ चुके हैं टेंस के, जिनमें हमने टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि टेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी और उनमें जैसे आपका सेंटेंस होगा, आपका वर्क की स्थिति होगी और आपका टाइम की स्थिति होगी। फिर हमने उसके सेंटेंस के प्रकार देखे, 6 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव 2 हिस्से होते हैं, क्या से शुरू होने वाले और जिनके बीच में क्यों कब आता है। फिर उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव निगेटिव देखे, उनके भी 2 टाइप्स होते हैं। फिर हमने जो वर्ब थी, जो कार्य था, उसके भी 4 प्रकार देखे, आपका इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और टाइम के हमने 3 प्रकार देखे, आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला टेंस वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट अफर्मेटिव। अब देखिए, आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। इसको मैं अपने पिछले 2 वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं कि अब देखिए यहां पर जो प्रेजेंट है वो किसकी स्थिति है, टाइम की। ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडेफिनिट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपको कार्य को या वर्क को, या जिसको कहते थे वर्ब को। और अफर्मेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटेंस को, जिसको कह सकते हैं वाक्य को। तो जो यहां पर प्रेजेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव है टाइम का, इंडेफिनिट रिप्रेजेंटेटिव है कार्य का, वर्क का, वर्ब का। और जो आपका अफर्मेटिव है किसका रिप्रेजेंटेटिव है, सेंटेंस का या वाक्य का। तो जो पहला टेंस होगा उसमें जो कार्य की स्थिति होगी वो क्या होगी, कार्य क्या बोला था, जब कार्य, इंडेफिनिट का हिंदी में क्या अर्थ होता है, अनिश्चित। तो इसमें देखो पहचानेंगे कैसे, अब बहुत इजी है, आपको समझना है। जो इसमें कार्य की स्थिति होगी वो कार्य क्या होगा, अनिश्चित होगा। इंडेफिनिट का हिंदी में क्या होता है, अर्थ अनिश्चित। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पिछले 2 वीडियोस में, कि जो इसका हिंदी में अर्थ होता है, ठीक है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वही इसकी क्या होती है, पहचान भी होती है। तो ये इसका क्या है, इसकी पहचान क्या है कि इंडेफिनिट में कार्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। जो समय की स्थिति वो क्या है, प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान है। और जो आपका वाक्य है अफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक है। तो जो समय है वो वर्तमान है, कार्य की स्थिति क्या है, अनिश्चित है, और वाक्य कैसा है, सकारात्मक। तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन बनाना चाहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की परिभाषा बनाना चाहें, या इसकी पहचान बनाना चाहें कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो उसका बहुत इजी तरीका है। क्या कि उसमें कार्य क्या होगा, अनिश्चित होगा, समय क्या होगा, वर्तमान होगा, और वाक्य कैसा होगा, सकारात्मक। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब किसी वर्तमान समय में कार्य का सकारात्मक रूप से होना क्या हो, अनिश्चित हो, क्योंकि अनिश्चित क्या है, कार्य। तो जब किसी वर्तमान समय में, जब कभी किसी वर्तमान समय में कार्य का सकारात्मक रूप से होना अनिश्चित हो, जब किसी वर्तमान समय में कार्य का सकारात्मक रूप से होना अनिश्चित हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो जब कोई कार्य वर्तमान में, मतलब जिस कार्य का वर्तमान में होना अनिश्चित हो, मतलब कि वो वर्तमान में, सिंपल से कह सकते हैं जो वर्तमान में नहीं होगा, ये तो बना, क्योंकि वर्तमान में उसका होना क्या है, अनिश्चित है। तो वर्तमान में होना अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि वो कार्य वर्तमान में नहीं होगा। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टेंस समझने के लिए। आपके पास समय कितने हैं, 3, प्रेजेंट, ध्यान से समझिएगा, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो बहुत दिमाग लगा, देखो जब सीखने का बहुत इजी तरीका होता है कि उसमें ब्रेन को घर रख दीजिए और जो सामने सारा है उसके हिसाब से चीजों को ऑब्जर्व करिए, तो जल्दी चीजें समझ में आती है। अगर हम अपना ब्रेन इन्वॉल्व करेंगे बीच में तो कई बार कंफ्यूजन होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अभी सी, देखो हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे, यहीं से निकाल के लाएंगे। वो कार्य जिसका वर्तमान समय में, वर्तमान क्या है, समय है ना, तो वो कार्य जिसका वर्तमान समय में सकारात्मक रूप से होना क्या है, अनिश्चित है। इसका मतलब वो कार्य जो वर्तमान काल में अनिश्चित है, ये हुआ ना इसका अर्थ, वो कार्य जो वर्तमान समय में क्या है, अनिश्चित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर वो कार्य वर्तमान समय में अनिश्चित है तो फिर कब होता है, वर्तमान में तो हो नहीं रहा, तो कब होता है। तो हमारे पास कितने समय है, 3 समय है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वो कह रहा है वर्तमान में तो नहीं होता है। तो वेरी ऑब्वियस है कि भाई अगर हम बिल्कुल लेमैन है और हमें कुछ नहीं पता, तो हम ये कहेंगे भाई कि अगर प्रेजेंट में रहो तो ये तो पास्ट में होता होगा, हुआ होगा, या फ्यूचर में होगा। भाई ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन कितने हमारे पास, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
वो खुद कह रहा है कि भाई वर्तमान में मैं क्या हूं, अनिश्चित हूं। कार्य कह रहा है भाई वर्तमान में मैं नहीं होता हूं, वर्तमान में मैं क्या अनिश्चित हूं, मेरे अनिश्चित है वर्तमान के बारे में। इसका मतलब वर्तमान का ऑप्शन गया। तो भाई वो होता कब है, समय हमारे पास 3 ही है, वर्तमान का समय तो अनिश्चित है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारे पास ये ठीक है कट। अब हमारे पास 2 समय बचे, पास्ट और फ्यूचर। तो जब हमें पता ही नहीं कि कब होता है तो हम ये तो गेस करेंगे ना कि ये तो पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा। और ये इसकी परिभाषा भी है, देखो कि वो कार्य जो भूतकाल में हुआ था और जिसके भविष्य में होने की संभावना हो वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है। क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं वर्तमान में तो अनिश्चित हूं, लेकिन भूतकाल में हुआ था और भविष्य में हो सकता हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फ्यूचर हमेशा क्या होता है, अनिश्चित ही होता है ना। फ्यूचर क्या होता है कि इमेजिनेशन है, कल्पना है, जिसको हम क्या नहीं कह सकते कि होगा ही होगा, ये हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जो कार्य भूतकाल में हुआ था लगातार, ठीक है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी होगा। तो वो कार्य जिसके बारे हम ये सोचते हैं कि वो भूतकाल में हुआ था और जिसके भविष्य में होने की संभावना हो, वो क्या है, प्रेजेंट में क्या है, इनडेफिनिट है, वर्तमान में क्या है, अनिश्चित है, वही प्रेजेंट डेफिनिट है। तो प्रेजेंट डेफिनिट की 2 डेफिनेशन हो गई, एक कि वो कार्य जिसका वर्तमान समय में सकारात्मक रूप से होना क्या है, अनिश्चित हो, वो प्रेजेंट डेफिनिट है। या वो कार्य जो वर्तमान समय में तो नहीं होता है, फिर से सुनिए, वो कार्य जो वर्तमान समय में तो नहीं होता है लेकिन जो भूतकाल में हुआ था और जिसके भविष्य में होने की संभावना हो, 2 ऑप्शन तो है हमारे पास, वो प्रेजेंट डेफिनिट है। अब देखिए कैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब देखिए राम स्कूल जाता है, अभी जा रहा है, वर्तमान में नहीं जा रहा है, राम वर्तमान में स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, राम स्कूल जाता है। क्यों कह रहे हैं कि ये भूतकाल में गया था, ठीक है, और आगे भी साथ जाएगा। इसको एक अर्थ में अगर कहें तो इसको हैबिट भी कह सकते हैं आप। अगर एक शब्द में समझना हो तो इसे कहते हैं आदत। प्रेजेंट डेफिनिट को एक शब्द में समझने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आदत, हैबिट। हैबिट क्या होती है कि हमने किसी काम को पहले किया, फिर मैं अभी ना करूं लेकिन फिर भविष्य में कर सकता हूं। सपोज मैं नेल बाइटिंग करता हूं, ठीक है, अब मैंने कभी की थी, 2-4 दिन नहीं की, लेकिन मैं भविष्य में करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेल बाइटिंग करता हूं, ठीक है। जैसे आपने कहा भाई कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, या मैं रोज घूमने जाता हूं। हो सकता है आजकल लॉकडाउन है, लोग नहीं जा रहे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैं जाता हूं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहले गया था और शायद आगे भी जाएगा। तो जो कार्य आपने पहले किया था और जिसको आपको लगता है कि मैं भविष्य में भी कर सकता हूं, ठीक है, वही प्रेजेंट डेफिनिट है। राम स्कूल जाता है, भूतकाल में जाता था, वर्तमान में हम अनिश्चित है लेकिन भविष्य में भी जाएगा, इसलिए कह रहा है कि मैं राम स्कूल जाता है। अब ऐसा क्यों है, अब मैं कहूंगा कि भाई अगर आपके मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हो सकता है फ्यूचर में नहीं जाएगा, तो अगर वो फ्यूचर में नहीं जाएगा तो फिर क्या बोलेगा कि राम स्कूल जाता था। समझ रहे, जिस काम के फ्यूचर में होने की संभावना नहीं होगी वो फिर पास्ट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट डेफिनिट नहीं हो सकता। देखिए अगर आपने कहा कि मैं खाना खाता हूं, आप तभी बोलेंगे जब आपने पहले खाया था और आगे भी खाएंगे, उसकी संभावना है। लेकिन अगर आपके आगे खाने की संभावना नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, मैं खाना खाता था। जैसे आप स्कूल में पढ़ते, देखिए जैसे आप 12वीं पास किया आपने, तो जब तक आप 11वीं में हैं या 10वीं में, आजकल लॉकडाउन आप 5-6 महीने से घर पे हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, मेरे स्कूल में ऐसा होता है। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, जब स्कूल खुलेंगे तो मैं दोबारा स्कूल जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे, मेरे स्कूल में ऐसा होता है। लेकिन आपने 12वीं पास कर लिया और अब आप उस स्कूल में दोबारा नहीं जाएंगे पढ़ते, आप क्या बोलेंगे कि हमारे स्कूल में ऐसा होता था, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में पढ़ते थे तो वहां ऐसा होता था। क्यों बोला आपने, क्योंकि आपने पास में तो गए थे, वर्तमान में नहीं जा रहे, लेकिन फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे। तो जब आप वर्तमान में भी नहीं जाते, फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। जब आप वर्तमान में नहीं जा रहे लेकिन पास्ट में जा रहे थे लेकिन फ्यूचर में भी जाएंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। समझ रहे होंगे शायद, भूतकाल में जाते थे, वर्तमान में नहीं जा रहे, फ्यूचर में भी जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भूतकाल में जाते थे, वर्तमान में भी नहीं जा रहे, फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और फ्यूचर में ही जाएंगे केवल, वर्तमान में भी नहीं जा रहे और पहले भी नहीं गए थे, फ्यूचर इंडेफिनिट। पहचान रहे हैं, ये इसकी पहचान होगी। तो राम स्कूल जाता है एक हैबिट के तौर पे, जैसे आदत भी है ना इसकी, राम के स्कूल जाने की आदत हो गई। आदत भी वही होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, रेगुलर बेस पे तो नहीं करते लेकिन करते रहते हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने जो था वो क्या था, बताया था मैंने सेंटेंस का, कि अगर कोई भी अफर्मेटिव आपका सेंटेंस होगा, अगर कोई भी वाक्य अगर आपका अफर्मेटिव होगा तो उसका जो फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा रखा है।
आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने सूत्र लिखा है कि कोई भी जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका सूत्र ये होता है कि सबसे पहले उसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, फिर वर्ब को लिखा जाता है और फिर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बताया था शायद कि जो इसमें होगा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बदले वर्ब में क्या ऐड कर देता है, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बताया था मैंने कि इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। बताया था दो जगह को छोड़ के बताया था कौन कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव यहां पर फर्स्ट फॉर्म पे क्या लग रहा है, एस या ईएस। तो यहां पर क्या होगा, जब सब्जेक्ट होगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी यहां पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कौन बदले क्या यूज किए जाएंगे, वर्ब पे एस या ईएस। एस और एस कब लगेंगे, किस पे लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। सेकंड और थर्ड फॉर्म पे एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। तो फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस के बाद क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लिख देंगे। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई एस का प्रयोग कहां पर करेंगे और ईएस का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो वहां पर हमने फिर कहा था कि हमारे पास दो तरह के लोग होंगे, एक होंगे सिंगुलर नंबर, एक वचन। जब हमारा कार्य करने वाला कर्ता सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, एक ही होगा, अकेला होगा। तो वो जो कार्य करेगा उसके कार्य पर हम वर्ब पे क्या लगा देंगे, एस या ईएस। अगर हमारा कार्य करने वाला जो कर्ता है वो अगर क्या है, सिंगल है, एक ही है, तो उसके जो भी वो कार्य करेगा उस कार्य पर, उस वर्ब पे हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कौन होते हैं, बताया था आपको, ये होंगे आपके ही हो सकता है किसी एक लड़के के बदले, नाम के बदले, शी किसी एक लड़की के लिए, इट किसी एक वस्तु के लिए, किसी कोई एक नाम, राम या सीता, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ही, शी, इट, राम या सीता, कोई भी एक नाम, ठीक है। ये सब क्या होंगे, सिंगुलर नंबर होंगे, एक वचन होंगे। इनका जो भी ये कार्य करेंगे, इनके कार्य पर, इनके वर्ब पे क्या लग जाएगा, एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और जो हमारे बहुवचन होंगे, प्लूरल नंबर का मतलब क्या हो, बहुवचन, नाम से स्पष्ट है, बहु माने बहुत, जो ज्यादा है, मतलब प्लूरल नंबर। जो प्लूरल होंगे ये कौन होंगे, आपका आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाम, जैसे राम एंड सीता, दो नाम, राम एंड सीता, ठीक है। मोर देन वन, ठीक है। जब मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा होंगे, आई क्या है, अपवाद है, ठीक है तो एक ही, लेकिन रहता है बहुवचन के साथ में। इसके साथ जो क्रिया यूज होती है ज्यादातर वो बहुवचन की होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एक वचन के साथ में रहता है। तो आई, वी, यू, दे बहुवचन, या एक से ज्यादा जो नाम होंगे, मोर देन वन जो होंगे, वो बहुवचन कहलाएंगे। और जब ये बहुवचन होंगे तो यहाँ वर्ब पे क्या नहीं लगेगा, एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगेगा, एस और ईएस। जबकि जब कर्ता बहुवचन होगा तो जो वर्ब होगी वहां पर वर्ब पे क्या लगेगा, एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो एस और ईएस का प्रयोग हो रहा है बस वर्ब की फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे, ये केवल किसके साथ में होगा, एक वचन में। जब हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो वहां पर वर्ब में क्या नहीं आएगा, एस और इसका प्रयोग नहीं होगा। अब सिंपल से देखिए, ये जो एस और ईएस आ रही है किस पर आ रहे हैं, वो वर्ब का मतलब क्या हुआ, कार्य। थोड़ा ट्रिक समझिए, ट्रिक से समझा रहा हूं। वर्ब क्या है, कार्य। और कार्य जब हम कोई करते हैं और हम पाते हैं कि यार कि कोई अकेला आदमी जनरली क्या होता है, सभी कार्य नहीं कर पाता, वो सभी कार्यों को करने में क्या नहीं होता, सक्षम नहीं होता है। उसे क्या चाहिए होती है, हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि अकेला आदमी कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ठीक है। तो जो अकेला आदमी है वो हर कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, जनरली हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो जनरली जो लोग अकेले होते हैं उनको गाये बगाए, ठीक है, दिनचर्या में, आम दिनचर्या में, आम जीवन में हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये जो अकेले लोग हैं, कौन है, एक वचन, ये जो अकेले लोग हैं इनको, इनका जो कार्य है, क्योंकि भाई मदद की जरूरत किस में पड़ेगी, आदमी को तो मदद चाहिए, किस में चाहिए होती है, काम में चाहिए होती है ना। आदमी को अपने आप में क्या मदद चाहिए, कुछ नहीं। जब वो कोई काम करेगा तो उसको मदद चाहिए होगी। तो मदद हम किस में करते हैं, आदमी की करते हैं या काम में करते हैं, काम में करते हैं। तो जब हम मदद करते हैं तो काम मदद किस में करते हैं, काम में। इसका मतलब जो ऐड होती है, हेल्प ऐड होती है, किस में होती है, वर्क में। जो भी आप क्या करते हैं, मदद करते हो, किस में करते हैं, काम में ही करते हैं ना। तो जो हेल्प होती है वो कहाँ ऐड होती है, वर्क में। तो इसका मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हैं, वर्क का मतलब वर्क, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि जो आपका क्या है कार्य है वो क्या, वर्क है, वर्क मतलब वर्क। तो जो भी आपका कार्य होगा
उस कार्य में हम क्या करेंगे, हेल्प करने आएंगे। और हेल्प करने कौन आएंगे, एस और ईएस आएंगे। क्यों आएंगे, ये दोनों इसलिए आएंगे क्योंकि भले मानुस है दोनों के दोनों, और ये बेचारे सोचते हैं यार कि ये जो लोग हैं बेचारे अकेले हैं, इसलिए इनके काम में क्या करने आ जाते हैं, मदद करने आ जाते हैं। इसलिए कभी ऐसा आ जाता है, कभी ऐसा आ जाता है। ठीक है, मतलब कभी ये ऐसा आ जाता है, कभी ऐसा आ जाता है। ये दो लोग क्या करने आ जाते हैं, मदद करने आ जाते हैं। किसकी, जो लोग बेचारे अकेले हैं। अब क्योंकि ये ज्यादा है, आई वी यू दे क्या है, ज्यादा है, ये बहुवचन के हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि ज्यादा है, बहुवचन है, इसलिए इनकी मदद करने के लिए एस और यस नहीं आते हैं। ऑब्वियस है कि जब लोग ज्यादा होते हैं और आपको लगता है कि ऑलरेडी ये सक्षम है अपना काम करने में, क्योंकि खुद ही ज्यादा है, इनको किसी बाहर से मदद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनकी मदद करने बाहर से कोई आदमी आता नहीं है। इसीलिए क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग ज्यादा है, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, इसलिए इनकी मदद करने के लिए एस और यस नहीं आते। सिंपल व्यवहारिक यूज है, मतलब जो रूल बनते हैं वो भी आपके आम दिनचर्या के हिसाब से बनते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, बहुत सरल तरीका है समझने का, कि सामान्य लाइफ में जिस तरह से अकेले आदमी को किसी भी काम को करने में मदद की आवश्यकता होती है, तो उसकी मदद के लिए मदद करने कौन आते हैं, एस और यस। हर हमेशा जो मदद होती है वो किसी काम में आती है। काम का मतलब वर्क, वर्क का मतलब वर्ब, तो जो मदद जुड़ेगी वो वर्क में जुड़ेगी, और वो जुड़ेगी एस और यस के रूप में। और ये हमेशा मदद किसके साथ आती है, जो अकेले लोग होते हैं उनके साथ आती है। इसलिए ये एस और ईएस अकेले लोगों के काम में मदद करने आते हैं, इसलिए इनके वर्ब पे क्या लग जाता है, एस और ईएस लग जाता है। जो लोग ज्यादा होते हैं इनको, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए इनको किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि इनको मदद की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनकी मदद करने के लिए एस और ईएस नहीं आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगली चीज देखिए, अब अगला क्वेश्चन ये आपको लग रहा होगा भाई कि एस कहां पर आएगा, ईएस कहां पर आएगा। ये भी तो डाउट है कि एस का प्रयोग कहां पर करेंगे और ईएस का कहां पर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई कोई अगर गांव में परिवार होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी की हर परिवार से बनती हो। ऐसा नहीं होता ना कि एक आदमी कोई परिवार में है और गांव में है तो जितने परिवार हैं सब परिवारों की सब में बनती हो। ऐसा गांव में होता है कि अगर कुछ परिवार हैं तो कुछ परिवारों को किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है, ऐसा होता है। तो जो लोग क्या करते हैं, जिनसे उनकी बनती है उनसे मदद करने जाते हैं, जिनसे नहीं बनती उनकी नहीं जाते, ऐसे ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, ध्यान से समझिएगा, ये किसके लिए है, एक वचन के लिए कह रहा हूं। अगर किसी एक वचन कर्ता के वर्ब का अंतिम अक्षर, यहां पे नीचे पे लिख रहा हूं, ये यहां पर देख लीजिए, यदि किसी एक वचन कर्ता के वर्ब का अंतिम अक्षर, ध्यान दीजिएगा अंतिम अक्षर, यदि किसी एक वचन कर्ता के वर्ब का अंतिम अक्षर CH, SH, O, X, SS, ठीक है, हो, और भी हो सकता जैसे जेड भी होता है। ठीक है, तो अगर ये हो CH, SH, O, X और SS, अगर ये है तो इनके अंत में ES का प्रयोग किया जाता है। अंतिम अक्षर CH, ठीक है, हो तो इन वर्ब के अंत में ES का प्रयोग करते हैं, और अन्य एक वचन कर्ता के वर्ब पर S का प्रयोग करते हैं। शायद समझ गए होंगे। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर, एक वचन कर्ता के वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो, CH हो, SH हो, O हो, X हो, SS हो, ठीक है, तो इनके पीछे क्या लगेगा, ES। किसका प्रयोग करेंगे, ES। किसका, वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, CH होना चाहिए, SH होना चाहिए, O होना चाहिए, X होना, SS होना चाहिए, तो क्या लगेगा, ES। लेकिन शर्त क्या है कि ये जो वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से अगर कोई है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, एक वचन। और अगर ये इनके वर्ब के अंतिम अक्षर ये है तो ES लगेगा, और अगर इनमें से नहीं है और कर्ता क्या है, एक वचन, तो क्या लगेगा, S। बहुवचन में तो पहले भी नहीं लग रहा था, अभी समझाया मैंने, अभी भी नहीं लगेगा। तो थोड़ा अगर कंफ्यूजन या डाउट है तो थोड़ा इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिफ्रेश है। शायद यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगी नहीं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का बदले क्या यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब किसके लिए आते हैं, एक वचन और बहुवचन के लिए आते हैं। मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब लिखा थी पिछले वीडियो में बताया था ना, डू का प्रयोग बहुवचन में, डज का एक वचन में, हैज में एक वचन है बहुवचन, बताया था, कम अक्षर वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब का काम था वो किसने कर दिया, एस और यस का। ठीक है, क्योंकि एक वचन में एस और एस आएगा, बहुवचन में नहीं आएगा, तो क्लियर पहचान हो गई ना कि अगर एस और यस लगा इसका मतलब एक वचन सब्जेक्ट है।
और अगर एस और एस नहीं लगा हुआ वर्ब पे तो इसका मतलब क्या है, बहुवचन करता है। तो अगर वर्ब में एस और एस लगा हुआ है तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, एक वचन। अगर हमारे वर्ब पे एस और एस नहीं लगा हुआ तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, बहुवचन। इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं सेंटेंस पे। अब देखिए, अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी है। अब इस सेंटेंस को हम किसमें रखेंगे, सूत्र में। सबसे पहले किसको लिखना है, इंग्लिश में बताया था। हिंदी में क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है वर्ब। इंग्लिश में क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि हम इस हिंदी को किसमें बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं सॉरी, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, इंग्लिश का। अगर हम इंग्लिश का हिंदी बना रहे होंगे तो फिर हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हिंदी का। तो यहाँ पर हिंदी को हम इंग्लिश में ले जा रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। राम की इंग्लिश क्या होती है, राम। अब सब्जेक्ट, इसके बाद क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधे क्या आएगा, वर्ब। वर्ब क्या है, कार्य कौन सा हो रहा है, वर्ब का मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का। जाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गो। बताया था कि जो हिंदी के अंत में आता है हमेशा वर्ब होती है, गो। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वर्ब का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या एक चीज है कि वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस और एस। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारी इस वर्ब पे एस और एस का प्रयोग होगा या नहीं होगा। अगर करता एक वचन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब हमारा जो राम है वो सिंगुलर है प्लूरल है, राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक ही है। इसका मतलब निश्चित तौर पर क्योंकि ये बंदा अकेला है इसलिए इसको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। इसके लिए मदद चाहिए। अब मदद चाहिए तो इसकी किससे बनती है गांव में, तो क्या बताया था कि इनकी जो बनती है सी एच की, एस एच की, ओ की, एक्स की और एस एस की, इसकी बनती है ई एस से। ठीक है, अगर ये है लास्ट में तो इनकी किससे बनती है, ई एस। इनकी मदद करने कौन आता है, ई एस। ई एस केवल इन्हीं की मदद करने आता है, ई एस के औरों से नहीं बनती। बाकी ई एस की इन्हीं कुछ परिवारों से बनती है, बाकियों से नहीं बनती। तो इस गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ। ठीक है, करता हमारा क्या है, अकेला, सिंगल है, इसलिए मदद चाहिए। मदद करने कौन आएगा, एस या ई एस। तो अगर इनमें से होगा तो ई एस आएगा। गो का अंतिम अक्षर क्या है, ओ। इनमें से है, ये है, इसलिए क्या आएगा, ई एस। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। कहां गया, स्कूल। टू, टू क्यों आया, प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, राम और स्कूल के बीच में संबंध बता रहा है। राम कहां को हो जाता है, स्कूल को हो जाता है। ये कौन बता रहा है, टू। तो ये जो प्रीपोजिशन होता है क्या करता है, रिलेशन बताता है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में। बताया था, आप मेरे प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया। तो राम गोज टू स्कूल। गोज क्या हो गया, देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस गोज क्या है, वो, प्लस स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। बन गया सब्जेक्ट वो प्लस ऑब्जेक्ट। राम गोज टू स्कूल। यहां पे राम गो के पे एस नहीं लग सकता है, वो गलत हो जाएगा। अब आप बोलेंगे एस वाला एग्जांपल बताइए। अगर हम इसको कर दें कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, तो अगर हम इस वाक्य को ऐसे बोलते हैं कि राम किताब पढ़ता है, अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सूत्र के हिसाब से। हमें अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है, आप फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब तो आनी नहीं है, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, हिंदी के वाक्यों में जो अंत में होता है हमेशा वर्ब होती है। अंत में क्या है, पढ़ता। पढ़ना क्या है, कार्य, इसलिए क्या है, पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। अब हमारा जो सब्जेक्ट है राम, वो क्या है, सिंगल है कि बहुवचन है, सिंगल है, अकेला है, इसलिए इसके काम में मदद करने कौन आएंगे, एस या ई एस। अगर एस और एस आएंगे तो देखना पड़ेगा अंतिम अक्षर कौन है, रीड। रीड का अंतिम अक्षर क्या होता है, डी। इस फैमिली में से है, नहीं है, इनमें से नहीं है, इसलिए इस डी से ई एस की नहीं बनती है। तो जब जिनसे ई एस की नहीं बनती उससे किसकी बनती है, एस की। इसलिए यहां पे क्या आएगा, एस। राम रीड्स। ठीक है, किस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, पढ़ने का उद्देश्य क्या है, किताब, द बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। राम सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो राम रीड्स द बुक। देखिए यहां पर क्या हुआ, गो ई एस लगा, यहां पर क्या लगा, एस। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर किसका प्रयोग किया गया, एस का। यहां पर प्रयोग किया गया ई एस का। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर ओ है, इसमें से है, इसलिए। यहां पर इसका अंतिम अक्षर डी है, इसमें से नहीं है, इसलिए एस लगेगा। और इसी को अगर हम बहुवचन में ले जाएंगे तो फिर नहीं लगेगा। इन दोनों का अंग्रेजी बनाते हैं, जैसे हमने कहा वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सूत्र वही रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पे भी नहीं आएगी। वर्ब क्या है, जाना। जाना क्या बोलते हैं, गो। अब एस और एस आएगा नहीं आएगा फिर देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा जो वे है वो क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। करता क्या है हमारा, बहुवचन है, इसलिए यहां पर एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि बताया था
जो लोग ज्यादा होते हैं उनको हेल्प की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उनके काम में हेल्प करने कोई नहीं आता है। इनका काम क्या है, जाना है, इनके काम में कोई हेल्प करने नहीं आएगा क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं। दे गो कहाँ गया, टू स्कूल, टू स्कूल, तो दे गो टू स्कूल और राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जो गो है इस पे एस का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, बहुवचन है। सब्जेक्ट तरीका भी वही है। सबसे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आया सबसे पहले दे प्लस वर्ब आई और प्लस लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होंगे दोनों एक ही तरीके से। फिर इसी का देखिए, राम किताब पढ़ता, तो हम कह सकते हैं कि हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, प्लस कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड में एसओएस आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो करता हो क्या है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, वी हम ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोगों को मदद नहीं चाहिए काम है, इसलिए रीड में कोई मदद कर नहीं है, रीड का रीड ही रहेगा, द बुक। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ गई, वर्ब आ गई प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, रीड है, यहाँ पे क्या था, रीड्स था। देखिए यहाँ पे एस क्या है, नदारत है, क्यों, क्योंकि हमारा जो करता है वो बहुवचन है। शायद समझ में आ गया होगा कि जब करता एक वचन होता है तो वर्ब में क्या लगता है, एस और एस। ठीक है, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर एक वचन करता के वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच एस एच ओ एक्स एस एस हो तो एस लगेगा, नहीं तो एस लगेगा, लेकिन केवल एक वचन में। ठीक है, बहुवचन में नहीं लगेगा, चाहे क्या हो, वर्ब का अंतिम अक्षर इनमें से हो या ना हो। ठीक है, वहां हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुवचन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आप अलग सूत्र भी बनाना चाह रहे हो तो अलग भी बना सकते हैं अपने समझने के लिए, कि जो हमारा एक वचन होता है मतलब प्लूरल नंबर के लिए जो बहुवचन होते हैं उनका सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। और जो सिंगुलर नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर, यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब पे एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। तो अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट वर्ब पे एस और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म पे लगता है एस और एस भी। और अगर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और ये बता दें कहां पर नहीं आएगा, कहां पर नहीं आएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। पर ये केवल ये अफर्मेटिव है, कल मैं आपको इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगा। और कोई अगर डाउट और कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। थैंक यू वेरी मच।